आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसको आप लोग हेडिंग बनाइए, लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये आप हेडिंग बनाएंगे, जिसका मतलब है विलगित स्फेरिकल का मतलब बेटा तो बोलेंगे गोलीय, स्फेरिकल मीन्स गोलीय, कंडक्टर मीन्स चालक, तो विलगित गोलीय चालक की धारिता। ये हम लोगों को आज फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप इसको हेडिंग बनाइए। चलो, तो हम लोगों ने हेडिंग कर लिया क्या, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हम एक गोलीय चालक लेते हैं। कैसा गोलीय चालक, तो बोलेंगे आइसोलेटेड, और इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि आइसोलेटेड का मतलब होता क्या है। चलो, मैंने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक इस प्रकार से गोलीय चालक है, ठीक है। ध्यान देना, ये गोलीय चालक है, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, ओके। इसकी त्रिज्या की हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो हम बोल देंगे भैया जो इसकी त्रिज्या है वो आर है। आप लोग सपोज कर लीजिए जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर, ठीक है। आर हो गई। गोलीय चालक का केंद्र आप O मान लेंगे। आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। कैसा गोलीय चालक है, तो हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड मीन्स विलगित। विलगित का मतलब आप लोग इतना समझना बेटा कि पूर्णतः अकेला है। विलगित पूर्णतः अकेला चालक है। इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये है बेटा कि जो विलगित गोलीय चालक है, अगर ये विलगित नहीं होता तो इसके समीप में कोई चालक होता, उसे उसके प्रभाव क्षेत्र में आता, उससे इसकी विभव घटता, धारिता बढ़ता, इस टाइप का कुछ होता। बात समझ में आ रही है। तो हम इस प्रकार से कुछ भी नहीं सपोज कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हमारा चालक जो है विलगित है। विलगित चालक का मतलब ये हुआ कि ये पूर्णतः अकेला है, इसके आसपास कोई अन्य चालक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ विलगित। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये पूर्णतः अकेला चालक है, और कैसा चालक है, गोलीय चालक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, मान लिया गया, ठीक है। अब इसकी हमको धारिता ज्ञात करनी है, तो धारिता C = होता कितना है बेटा, तो उस चालक को दिया गया आवेश तथा उस चालक में कितना विभव वृद्धि हुआ है वो ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग धारिता ज्ञात करते हैं। तो पहले इस चालक को आवेश दे देते हैं। हम लोग सपोज करेंगे बेटा कि इस चालक को हम लोगों ने +Q आवेश दिया। कितना आवेश, +Q आवेश इस चालक को ऐसे दे दिया गया, ठीक है। +Q आवेश आप दोगे चालक को, तो हम सभी जानते हैं चालक के बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है, कर देंगे, बना दीजिए आप ऐसे, एक समान रूप से इस चालक पर जो धन आवेश था +Q, वो क्या होगा, ऐसे वितरित हो जाएगा, ओके। एक समान रूप से धनावेश इसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो गया। उसकी मात्रा कितनी है, तो हम लोग बोल देंगे +Q है। कितना है बेटा, +Q। ये कितनी मात्रा है, तो हम बताएंगे कि +Q आवेश हमने दिया, ठीक है। अब जब आप +Q आवेश इसको देंगे तो हम सभी जानते हैं कि इसका विभव बढ़ेगा, क्योंकि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q होता है। ये हम सभी लोग प्रूफ भी कर चुके हैं। V = एक फार्मूला प्राप्त किए थे, K Q/R,
इस टाइप से। तो दूरी अगर कांस्टेंट है और k क्या है 1/4πε0 मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है, तो b किस पे निर्भर किया, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q। जैसे जैसे हम आवेश देते जाएंगे उसके विभव का मान भी बढ़ता जाएगा, ये चीज हम सभी जानते हैं। तो आपने इसको प्लस क्यू आवेश दिया है जिसके कारण इसका विभव बढ़ गया होगा, और उस विभव की मात्रा हम लोगों को पता करनी होगी कितना है। तो लिखेंगे एक चीज और, कैसे निकालेंगे इसका विभव, उसके लिए ध्यान दीजिए। हम लोग बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला लगाने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो आवेश बिंदुवत नहीं है। आप कहोगे कि चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, कोई बात नहीं, हम लोग गॉस के तीसरे अनुप्रयोग में प्रूफ कर चुके हैं कि जो चालक पर या किसी कोष पर एक समान रूप से वितरित आवेश होता है उसके पृष्ठ पर, वो बाह्य बिंदुओं के लिए, चालक के भीतर की बात नहीं कर रहा हूँ, चालक के ठीक बाहर का मतलब उसके पृष्ठ और बाहर यानी यहाँ कहीं, उन सभी बिंदुओं के लिए इस प्रकार से व्यवहार करता है जैसे कि सभी के सभी आवेश क्या हैं, उस गोलीय चालक के केंद्र पर स्थित हैं। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। यानी एक लाइन में कहें तो आप ऐसा कह सकते हो कि चालक पर जो सभी आवेश वितरित हैं वो इस प्रकार बाह्य बिंदुओं के लिए इस प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे चालक के केंद्र पर स्थित हो। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्लस क्यू को चालक के केंद्र O पर, कहां पर बेटा, केंद्र O पर स्थित माना जा सकता है। ओके, अब अगर हम मान लें कि प्लस क्यू आवेश यहां पर स्थित है, ऐसे ये सारा का सारा आवेश क्या था, बिंदु O पर यानी केंद्र पर स्थित है, तब बिंदु आवेश O के कारण चालक के पृष्ठ पर विभव का मान कितना होगा, यहां से हम विभव निकाल लेंगे जितना वृद्धि हुई है। तो लैंग्वेज लिख देंगे, लिखेंगे ना या फिर देन, ये तब प्लस क्यू, कलर चेंज कर देते हैं, लिखेंगे तब प्लस क्यू आवेश के कारण चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव। आप पूछ सकते हो सर हम विभव क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैंने अभी बताया आपको बेटा कि जब हम किसी चालक की धारिता ज्ञात करते हैं तो उसको दिया गया आवेश लेते हैं और उस चालक में कितनी विभव में वृद्धि हुई है वो लेते हैं, उन दोनों का अनुपात कर देते हैं, उस चालक की धारिता मिल जाती है, ये चीज़। तो आवेश तो हमको पता है प्लस क्यू आवेश दिए हैं, लेकिन उसमें विभव में कितना वृद्धि हुआ है वो हम निकाल रहे हैं, बात समझ में आ रही है। फिर अनुपात इन लोगों का देखेंगे। ओके, तो विभव, इसके पृष्ठ पर विभव का मान v, तो हम सभी जानते हैं बेटा कोई बिंदु आवेश है +2, ओके, इससे r दूरी पर जो विभव का मान होता है v 1/4πε0। अगर कोई माध्यम है तो k लिखेंगे, नहीं है तो उसका मान v लिखेंगे, बात समझ में आ रही है। ओके, इज इक्वल टू और इनटू वो बिंदु आवेश जिसके कारण हम किसी बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, तो ले ले बटे उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी r, ये फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, प्लस क्यू के कारण जो कि केंद्र O पर स्थित है उसके पृष्ठ पर यानी r दूरी पर, यहाँ कहीं, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से निकालें, इसके पृष्ठ पर कहीं भी निकालोगे विभव का मान उतना ही रहेगा, क्योंकि दो चीजों पर निर्भर करता है, ये तो कांस्टेंट हो गया केवल Q और R पर। तो Q देखो बराबर है, यहीं पर रहेगा सबके लिए, और दूरी है R भी सबके लिए बराबर होगी क्योंकि गोले की वो त्रिज्या होगी। तो इसलिए लिखेंगे वैद्युत विभव यानी V इज इक्वल टू 1/4πε0। ओके, हम लोग मान लेंगे बेटा कि ये किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, तो यहाँ पर हम लोग K भी लिख देंगे, और इनटू जिस बिंदु आवेश के कारण ज्ञात कर रहे थे वो बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू बटे उन दोनों के बीच की दूरी r, पृष्ठ पर निकाल रहे हैं ना, तो केंद्र से पृष्ठ के बीच की दूरी त्रिज्या होती है r। ये हो गया फार्मूला। ओके, हमको चाहिए क्या, तो आप सभी जानते हो धारिता C, होता क्या है, दिया गया आवेश, चालक के विभव में वृद्धि,
इन दोनों के अनुपात के बराबर। यानी हमको Q/B चाहिए तब धारिता मिलेगी, धारिता चाहिए तो हमारे पास B है और यहाँ Q है। एक काम कर सकते हैं हम, Q यहाँ गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, B/Q मिल जाएगा। हमको चाहिए क्या, Q/B, हम कर देंगे विलोमानुपात, हमको मिल जाएगा C। कंसेप्ट देखिए, लिखेंगे बेटा अगला स्टेप देखना, Q यहाँ गुणे में है, इधर आएगा भाग में, यहाँ गुणे 1 तो लिख ही सकते हो ना, 1 से किसी चीज में गुणा करा सकते हो, Q गुणे में इधर आएगा भाग में, तो V/Q बराबर, ओके। हाँ यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो अंश का गुणा अंश में 1 बटे हर का गुणा हर में, मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर, ये हो गया। B/Q मिला है, हमको चाहिए Q/B, तो विलोमानुपात कर देंगे, लिख देंगे क्या, विलोमानुपात से, ठीक है। तो LHS में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में, यही क्रिया RHS में भी होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या बेटा, अगला स्टेप Q अंश में जाएगा और B हर में आएगा, यही चीज़ यहाँ भी होगा, 4, अच्छा बराबर करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर, ये तो अंश में चला गया और 1 हर में आ जाएगा, हालांकि 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं है ये। और Q/B, Q क्या है, इस चालक को दिया गया आवेश, B क्या है, इस चालक में विभव में हुई वृद्धि V, और Q/B तो लिखेंगे, बट जो Q/B है यहाँ पे बराबर C होगा, और C क्या है तो लिखेंगे चालक की धारिता। कैसे पता चला, परिभाषा अनुसार, हम लोग परिभाषा पढ़ चुके हैं चालक की धारिता, तो जहाँ पे Q/B लिखा है इसलिए वहाँ पे हम लिखेंगे C, क्या लिखेंगे बेटा C, और C इज इक्वल टू क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर, ये आपका फार्मूला होगा। एक चीज और, अगर कोई चालक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक 1 है, यानी निर्वात में है या फिर वायु में है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, फॉर एयर और वैक्यूम, निर्वात अथवा वायु के लिए, तो K इज इक्वल टू हम सभी जानते हैं बेटा 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसलिए निर्वात अथवा वायु के लिए C के लिए कोई साइन मान लो, नॉट मान लो, C नॉट इज इक्वल टू कितना बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह 1 रखेंगे, 1 से गुणा कराएंगे कोई मतलब नहीं, इंटू आर, और हम सभी जानते हैं बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम ये जान सकते हैं, ध्यान देना, हाँ यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि जो C है बेटा धारिता, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, यानी उसकी त्रिज्या। आप देखना ध्यान से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कांस्टेंट है, नियत है, यह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पहले से कांस्टेंट था, K क्या है परावैद्युतांक, यानी ये भी क्या होगा किसी विशेष माध्यम के लिए फिक्स होगा। बचा R, R क्या है परिवर्ती हो सकता है, उसकी त्रिज्या छोटी बड़ी हो सकती है, ध्यान देना। यहाँ पर भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है कांस्टेंट है, यानी जो धारिता है वो त्रिज्या पर निर्भर करती है, धारिता है वो त्रिज्या पर निर्भर करती है, बात समझ में आ रही है। और कैसे निर्भर करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि किसी चालक की त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी, ये चीज़ हो गई। एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं, क्या तो बोलेंगे, चलो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, बिंदुवार करके लिखते चलिए, COD करके लिख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ थियरी, इसको आप बना दो फर्स्ट और इसको आप बना दो सेकंड, और यहाँ से हम K फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा, फर्स्ट को सेकंड से भाग करना होगा।
तो पहला जो CO2 है बेटा, ध्यान देना, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को भाग कर रहे हैं सेकंड से, तो LHS को भाग करेगा LHS, RHS को भाग करेगा RHS, ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं C/C0, C/C0। C का मतलब बेटा तो बोलेंगे माध्यम में धारिता, माध्यम में चालक की धारिता। C0 का मतलब निर्वात अथवा वायु में चालक की धारिता। RHS को RHS भाग करेगा, RHS है क्या, तो बोलेंगे 4πε0 K × R अपॉन यहाँ पे 4πε0 × R। तो ध्यान देना 4πε0 से 4πε0 R से R कट जाएगा, K बचा। तो इसलिए हम कह सकते हैं C = C क्या है, माध्यम में चालक की धारिता, बराबर कितना, C0 जो है यहाँ भाग में उधर जाएगा, गुणे में बचा क्या था, K, तो K × C0 ये हो गया। आप हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो माध्यम में चालक की धारिता होती है वो निर्वात में चालक की धारिता के K गुना होती है, जहाँ K क्या होता है, उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी चीज, कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में जो ε0 है इसका मात्रक फैरेड के फॉर्म में देता है, जो आपको याद है वो नहीं देता है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से फार्मूला से, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, हम लोग लिखेंगे क्या, चूंकि हम सभी जानते हैं बेटा 4πε0 R बराबर 4πε0 R बराबर C0, ये ले लो, या फिर 4πε0 K × R बराबर C, दोनों सही है। यहाँ से हमको ε0 की भी चाहिए, वो मात्रक चाहिए, इस ε0 को R को उधर भेज दो, 4πε0 या फिर केवल ε0 को यहाँ पे C0 अपॉन 4πR, ये चीज़ होगी। हम सभी जानते हैं बेटा 4π का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। तो जो ε0 का मात्रक होगा वो C0/R के मात्रक के बराबर होगा, कह सकते हैं। इसलिए ε0 का मात्रक C0, धारिता का मात्रक फैरेड, 4π का कोई मात्रक नहीं, R क्या है, त्रिज्या का मात्रक मीटर। तो आप लोग याद रखना कि जो ε0 का एक मात्रक होता है वो फैरेड प्रति मीटर भी होता है, ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही? ओके। अब एक कंफ्यूजन है, और वो क्या, हम सभी पढ़ चुके हैं कि जो बेटा पृथ्वी है, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, पृथ्वी को शून्य विभव के लिए निर्देश के रूप में हम लोग मानते हैं, यानी कह सकते हैं पृथ्वी का विभव V ऑफ अर्थ, ये पृथ्वी का पोटेंशियल कितना होता है, 0। ओके, ये जानते हैं। इसलिए अगर हम निकालना चाहें कि पृथ्वी की धारिता क्या होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं पृथ्वी की धारिता, ध्यान देना थोड़ा, इसको हम लोग लिखते हैं C ऑफ अर्थ, यानी कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की धारिता बराबर फार्मूला तो C = Q/V। तो यहाँ पर लिखेंगे Q, जो पृथ्वी को आवेश दिया गया और उसका विभव में जो वृद्धि हुआ 0, और 0 से जब हम किसी संख्या में भाग करते हैं बेटा तो आता है अनंत, इन्फिनिट। इसलिए कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ = तो अनंत होता है, क्या होता है, अनंत, उसकी धारिता अनंत होती है पृथ्वी, ये चीज़ ऐसे, इसको हम लोग जानते हैं पहले से। लेकिन पृथ्वी क्या है, एक गोलीय चालक ही तो है, कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है बेटा वो गोलीय चालक है। तब उसकी धारिता क्या होगी, दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। एक क्वेश्चन टाइप इसको हम लोग बनाते हैं, मान लीजिएगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा,
यदि पृथ्वी को बिलगित गोलीय चालक माने तो फर्स्ट नंबर उसकी धारिता ये कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के चारों ओर पानी है सपोज करो, तो यदि पृथ्वी के चारों ओर जल, हम लोग जानते हैं बेटा जल का जो परावैद्युतांक होता है अप्रॉक्सीमेट 81 होता है, 81 होता है। बात समझ में आ रही है। आप इतना जानिएगा जो पानी होता है उसका 20 डिग्री सेल्सियस पर जो परावैद्युतांक होता है के 80.4 होता है। अप्रॉक्सीमेट हम लोग 81 लेते हैं, ध्यान देना। तो यदि पृथ्वी के चारों ओर जल हो तो उसकी धारिता ये ज्ञात करना है। अच्छा, अभी कोई माध्यम नहीं तो धारिता, इसको हम लोग मान ले रहे हैं बेटा C0। क्या मान ले रहे हैं? C0। ये आपसे पूछा गया। और यहाँ पर जब कोई माध्यम है तो उसकी धारिता, इसको आप लोग मान लेना CK। अब इसकी धारिता क्या होगी ये आपसे पूछा गया। सॉल्यूशन देखिएगा इसका। चलो ये सबसे पहली बात धारिता ज्ञात करनी है। आपने माना क्या है? पृथ्वी को बिलगित गोलीय चालक माना है। बिलगित गोलीय चालक की जो धारिता होती है बेटा वो होती क्या है? तो C = 4πε0 K × R। तो 4πε0 का हम लोग वैल्यू जानते हैं, K का भी वैल्यू हम लोग जानते हैं, R उसकी त्रिज्या। तो यहाँ पे पृथ्वी को बिलगित गोलीय चालक माना गया है, यानी इसका हमको चाहिए क्या? तो हम लोग बोलेंगे इसकी हमको त्रिज्या चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या, और इसको हम लोग बोल देंगे रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कितना? हम सभी जानते हैं बेटा 6400 किलोमीटर। ओके, एक चीज़ हम और जानते हैं क्या? चूँकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इतना होता है। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, हम इसको चेंज करने वाले हैं मीटर में। तो लिखेंगे 64 गुणे 10⁻, डबल जीरो को क्या करेंगे हम लोग 10⁻² में, ऐसे लिख देंगे। ओके, और जहाँ किलोमीटर लिखा है बेटा वहाँ पे हम लिखेंगे 1000 मीटर। 1000 को हम लोग लिखेंगे 10⁻³ और मीटर। ये हो गया, सॉल्व इट। तो 64 गुणे 10⁻, आधार समान हो तो गुणे में अगर जुड़ेंगे 3 2 5 इतना मीटर था क्या? तो बोलेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। आपको त्रिज्या मिल गई और यही हमको चाहिए था। अब हम निकाल सकते हैं। पहला वाला देखेंगे बेटा, पहले का सॉल्यूशन लिखेंगे फर्स्ट। चाहिए क्या? C0। C0 का मतलब ये है बेटा जब पृथ्वी के चारों ओर या पृथ्वी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक 1 है, जैसे निर्वात और वायु कह सकते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? फार्मूला से C0 = 4πε0 इंटू इसकी त्रिज्या रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा। एक चीज़ हम लोग जानते हैं बेटा क्या? चूँकि 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹, और इसका मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है। अब हमको चाहिए क्या? 4πε0। तो हम इसका बटे 1 लिख के और विलोमानुपात कर देंगे। तो इसलिए
4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे एक का कोई मतलब रहा नहीं। RHS को भी उलटिए तो 1/9 गुणे 10⁹ मात्रक को भी तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। यहाँ पे पुट करेंगे और इसका सोल्यूशन देखेंगे तो 1/9 इंटू 10⁹ ये हो गया। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ तो 64 इंटू 10⁵। ठीक है, हम 9 से 64 को भाग कर देंगे, बटे 1 लिखेंगे तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 64 एकम 64 गुणे 10⁵, ठीक है, और बटे हर का गुणा हर में 9 एकम 9 गुणे 10⁵9 होगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणे 10⁻⁻9 होगा। आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। आप लिखोगे +-9, तो प्लस माइनस क्या होगा बेटा, -9 ही हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आप ऐसे भी देख सकते हो, आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, तो 5 में से 9 घटा दोगे, 5 में 9। क्लियर है बात? ओके, आगे देखेंगे। 9 से 64 को भाग कर दीजिए, देखते हैं क्या मिलता है। 64 डिवाइड बाई 9 7.111 ऐसे मिलता चला जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 7.11 और इंटू 10⁻, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। ध्यान देंगे बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 9 में से 5 जाएगा तो बोलेंगे 4। ठीक है, इसको एक स्टेप और देखिए। हम लोग दशमलव को 2 अंक दाईं ओर ले जाएंगे। क्या करेंगे, दशमलव को 2 अंक दाईं ओर ले जाएंगे, तो ऐसा होगा 711 और उसके बाद दशमलव चाहो तो लगा सकते हैं, गुणे 10⁵। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप पता चल जाएगा आपको। तो -4 पहले से था। ओके, जब भी हम दशमलव को दाईं ओर ले जाते हैं बेटा 10⁻⁻, और कितना होता है, जितना अंक ले जाते हैं, तो 2 अंक ले गए, 2 ले गए, और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। चलो, ध्यान देंगे इज इक्वल टू, तो 711 गुणे 10⁵, आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ेंगे, तो -4 और प्लस -2, तो -4 प्लस -2 समान चिन्ह जुड़ते हैं, 4 2 6 हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस हो गया ये। और क्या था बेटा, C0। हम सभी जानते हैं बेटा 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरड। तो यहाँ पे जो आया है बेटा वो फैरड में आया है, यहाँ भी फैरड में ही था। ठीक है, जहाँ पे 10⁻⁻6 फैरड लिखा है वहाँ पे हम 1 माइक्रोफैरड लिख सकते हैं। तो इसलिए C0 इज इक्वल टू 711 10⁻⁻6 फैरड की जगह पे 1 का मल्टीप्लाई करोगे इतना ही रहेगा, माइक्रोफैरड। तो आप याद रखना, अगर हम लोग पृथ्वी को विलगित गोलीय चालक मानते हैं तो जो पृथ्वी की धारिता होगी वो 711 माइक्रोफैरड होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वास्तव में इसकी धारिता कितनी होती है? वास्तव में इसकी धारिता तो अनंत होती है। बात समझ में आ रही है? दूसरे को हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, कि यदि पृथ्वी के चारों ओर जल यानी कि के परावैद्युतांक वाला माध्यम है तब क्या होगा इसकी धारिता। चलो यही फाइंड आउट करते हैं सेकंड, और उसको हम लोग C के से माने हैं। ठीक है, फार्मूला वही रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ अर्थ। कोई बात नहीं, K को हम लोग आगे लिख लेते हैं और फिर लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रेडियस ऑफ अर्थ। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, C0 के बराबर है, तो K इंटू C0। और यही तो हम लोग फार्मूला बनाए थे अभी, यहाँ पे देखो, हाँ ये C K इज इक्वल टू K इंटू C0, यानी जो माध्यम में धारिता होगी किसी चालक की
वो निर्वात अथवा वायु में जो धारिता है उसका k गुना होगा, जहाँ k क्या होगा, उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। तो वही फार्मूला आगे वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। k की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे 81 गुणे C नॉट की वैल्यू। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, जो C नॉट है यहाँ पे ये फैरड में, किसमें है, फैरड में, यही वाला वैल्यू आप पुट कर दो C नॉट की। तो बोलेंगे 7.11 और इंटू 10⁻⁻4 किसमें, फैरड में। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो लिखेंगे 81 गुणे 7.11 कितना आ गया, इतना 575.9, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 इतना फैरड। इसको सॉल्व कर दें बेटा। इसलिए सी के इज इक्वल टू, एक काम कर सकते हैं, इसको 2 अंक दशमलव को बाईं ओर ले आओ, तो लाएंगे तो होगा क्या 5.75। अंतिम अंक 9 है, चलो लिख देते हैं, गुणे 10 की घात, पहले कितना था बेटा, बोलेंगे -4, ठीक है। 2 अंक बाईं ओर लाए तो 10⁻+ प्लस में होगा, कितने अंक लाए, 2 अंक लाए तो +2। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए सी के इज इक्वल टू 5.7, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो दशमलव के बाद अंतिम अंक 5 से अधिक है, उसके पहले वाले में 1 जोड़ो, 5 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 6, और उसको छोड़ दो, इंटू 10⁻, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, असमान चिन्ह घटेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, इतना फैरड। तो आप याद रखना बेटा, अगर पृथ्वी के चारों ओर 81 परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम है तो उसकी धारिता इतनी होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसको इसलिए बताया गया कि बच्चों में कन्फ्यूजन रहती है कि सर हम लोग तो पृथ्वी का धारिता निकालते हैं, अनंत होता है, हम लोग जानते भी हैं, उसको कितना भी आवेश दो अपने अंदर वो स्टोर करती चली जाती है, कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग उसकी धारिता कितनी है। तो फिर ये क्या है, ये भी तो पृथ्वी की धारिता ही है, निर्वात तथा वायु में 711 माइक्रोफैरेड, और अगर उसके चारों ओर 81 परावैद्युतांक वाला यानी कि जल है तो उसकी धारिता इतना 5.76 × 10⁻⁻2 फैरेड। दोनों में से सही कौन है, तो हम बोलेंगे जो वास्तव में पृथ्वी की धारिता होती है वो अनंत होती है। और इसको बोलेंगे कि जब हम मानते हैं पृथ्वी को बिलगित गोलीय चालक, बिलगित गोलीय चालक मान लेते हैं, तब उसकी धारिता इतनी आती। इतनी सी बात आपको समझनी। तो आप समझेंगे, ये समझे कि कोई बिलगित गोलीय चालक है तो उसकी धारिता का फार्मूला क्या होगा, गोलीय चालक है, बिलगित का मतलब पूर्णतः अकेला है, उसके आसपास कोई और अन्य चालक नहीं है जो उसको डिस्टर्ब करे। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे चालक की जो धारिता होती है बेटा, उसकी केवल त्रिज्या पे निर्भर करती है। अगर हम उसको त्रिज्या जानते हैं, उसकी त्रिज्या पता होती है, तो हम उसकी धारिता बता सकते हैं। इसमें देखो सारे के सारी चीज कांस्टेंट है, केवल त्रिज्या है, यानी C = 4πε0k × r उसकी त्रिज्या, ये आपको जानना होगा, ठीक है। ये देखो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। यानी कि अगर हम चालक का आकार बढ़ाते जाएं बेटा, चालक का आकार बढ़ाते जाएं तो उसकी धारिता बढ़ती जाए, ये चीज आपको समझना था, ठीक है, ओके। अब एक टॉपिक हम लोग और समझ लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग करेंगे, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। मीन्स हम बोल सकते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये हम लोगों को समझना है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, ये चीज। तो आप हेडिंग बनाइए और हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन में आप लोग डेफिनेशन लिखोगे और समझोगे कि यदि किसी चालक को आवेशित करने में W कार्य किया गया,
तो यही उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी हम कह सकते हैं किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है या उस चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। बात समझ में आ गई? ओके, तो एक लाइन में आप ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कुल कार्य को उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रखना, किए गए कुल कार्य को, कौन से कार्य को? उस चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया उसको, और यही क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ये आपकी परिभाषा है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है, सपोज कर लिए, और उसको हम आवेशित कर रहे हैं। आवेशित करने में जो कार्य किया जाएगा वही हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट तो करना है स्थितिज ऊर्जा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किए गए कार्य को, आवेशित करने में किए गए कार्य को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं ना। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमको कार्य फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए हम एक लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? माना किसी चालक को, ध्यान देना, माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश, कितना आवेश दे रहे हैं हम लोग बेटा? प्लस क्यू आवेश, बहुत छोटे छोटे भागों में बांटकर दिया जाता है, ये आपको लैंग्वेज लिखना होगा कि माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश बहुत छोटे छोटे भागों में बांटकर दिया जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जिससे हम सभी जानते हैं बेटा, क्या? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा। ठीक है, तो जिससे उसका विभव, शून्य से, कहाँ से बेटा? शून्य से बढ़कर V हो जाता है, ये हो गया आपका लैंग्वेज। इतना आपको लिखना होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बना के आपको समझाते हैं, क्योंकि आप फिगर से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। सपोज करना कि हमारे पास कोई ऐसे चालक है, किसी भी आकार का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है, ये आपका चालक हो गया। मान लीजिएगा क्या है, तो हम बता देंगे कि चालक। ठीक है, हम इसको आवेश दे रहे हैं। इसको क्या दे रहे हैं बेटा? तो बोलेंगे आवेश। कितना आवेश दे रहे हैं? प्लस क्यू आवेश, लिखेंगे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। अब प्लस क्यू आवेश देने से हो क्या रहा है? इसका जो विभव था पहले, उसको हम लोग लिखेंगे बी इनिशियल, प्रारंभिक विभव, वो शून्य था। और जब हम इसको पूरा आवेश दे चुके, छोटे छोटे भागों में बांट कर दे रहे हैं, पूरा आवेश दे चुके, तो इसका विभव वो कितना गया वो लिख लेंगे। तो बोलेंगे बेटा V फाइनल, यानी कि अंतिम विभव कितना हो गया, उसको आपने लिखा है बढ़कर B हो जाए। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात आपको समझनी, फिगर से आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया। ध्यान देना, जो प्लस क्यू आवेश है हमारे पास, उसको हम क्या करें, बहुत छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। मान लो इस तरीके से, सबसे छोटा मान लो ऐसे छोटा भाग है Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बांट रखा है। जब सबको जोड़ोगे तो उस आवेश के बराबर मिल जाएगा। अब जब आप पहला भाग दोगे इस गोलीय चालक को, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका विभव कितना है, 0 है।
और हम सभी जानते हैं किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को उस पर विभव बोलते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू बी होगा। Q इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में, और B कितना है बेटा 0। तो जब बहुत छोटा भाग पहला भाग दोगे तो कार्य कितना किया जाएगा 0। ये बात आप याद रखना, ठीक है। जब दूसरा भाग हम देंगे तब उस पर आवेश की मात्रा कुछ गई है, तो हम लोग जानते हैं B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा विभव का मान बढ़ेगा, यानी कुछ ना कुछ विभव होगा। तो जो वहां पर पहले से आवेश है वो भी धनावेशी है, उसके कारण इस आवेश को ले जाने में क्या करना होगा आपको, थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा होगा, प्रतिकर्षित कर रहा होगा। समान प्रकार का आवेश है ना, तो प्रतिकर्षित कर रहा होगा, तो उसके प्रतिकर्षण बल के विरोध में आपको Q2 इस चालक पे पहुंचाना है, यानी कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। ठीक है, आप पहुंचा दिए, उसका विभव और बढ़ गया, आवेश बढ़ा तो विभव और बढ़ गया। अब जब तीसरा आवेश लेकर जाओगे, कहानी समझना थोड़ा सा, अभी ये प्रूफ हो जाएगा। तीसरा आवेश ले जाओगे तो और कार्य करना होगा, क्योंकि और प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो आपको भी उसके विरोध में और बल लगाना होगा, बाह्यकर्ता द्वारा थोड़ा और बल लगाना होगा। यानी जैसे जैसे आप आवेश देते जाओगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा कार्य करना होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, ध्यान देना। पहले आवेश को दिए विभव का मान 0 था, दूसरे आवेश को दिए तो विभव का मान कुछ और था, मान लो V1 था। तीसरा आवेश दिए, V इनिशियल कितना था 0, V1 था। तीसरा आवेश दिए तो V2 हो गया, चौथा दिए V3 हो गया, ऐसे बढ़ता जाएगा विभव भी। और लास्ट में जो V फाइनल है बेटा वो V के बराबर। किया गया कार्य निकालना है आपको, उसके लिए देखना हम लैंग्वेज क्या लिख रहे हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। लिखेंगे तब चालक को कुल आवेश प्लस Q, कितना प्लस Q देने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, उसको हम लोग W से लिख लेंगे। और W बराबर लिखेंगे क्या, कहाँ से, तो विभव की परिभाषा से। किसे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विभव की परिभाषा से किया गया कार्य लेते हैं बेटा, ठीक है। और जिस आवेश को पहुंचाने में किया गया कार्य है वो आवेश ले लेते हैं, दोनों का अनुपात करते हैं, उस पर विभव मिल जाता है। तो यहाँ से अगर हम W के लिए सॉल्व करें, किसके लिए बेटा, W के लिए, यानी कार्य के लिए, दैट इम्प्लाइज वर्क इज इक्वल टू Q, यहाँ क्या है, भाग में उधर जाएगा गुणे में, यानी विभव, या फिर ऐसे लिख सकते हो आवेश और गुणे, यहाँ क्या था, भाग में उधर जाएगा गुणे में, तो Q गुणे B, यानी आवेश गुणे विभव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी किया गया कार्य क्या होगा बेटा, विभव की परिभाषा से कितना आवेश आप दिए, इसको कितना आवेशित किए वो आवेश लेंगे, ओके, गुणे किस विभव पे दिए, ये ध्यान देने वाली बात, किस विभव पे दिए। भैया हम विभव का मान V1 ले लें, V2 ले लें, V3 ले लें, कौन सा विभव लें, तो यहाँ पर बात आती है औसत विभव की, औसत विभव की। बात समझ में आ रही है, ये हम निकालेंगे और हम मान लेंगे कि सभी आवेश को इसी विभव पर दिया गया, इसी विभव पर सभी आवेश को दिया गया, तो कितना कार्य करना होगा, तो W बराबर आवेश गुणे यहाँ पर औसत विभव लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, औसत विभव, ये चीज। बात समझ में आई, ओके। अब आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो, देखना लिखेंगे बेटा लैंग्वेज में, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, ये हो गया आपका विभव की परिभाषा से।
ठीक है। चलो W बराबर कितना आवेश दे, बोलेंगे +Q, लिख देंगे, और इनटू विभव का मान तो बोलेंगे V एवरेज, औसत विभव यहाँ पर निकाल लेंगे कि औसत विभव होगा कितना, V एवरेज। तो हम सभी जानते हैं बेटा औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। प्रारंभ में कितना विभव था, VI, V इनिशियल, प्लस अंतिम में कितना विभव था, V फाइनल, बटे कितने पद हैं, 2, तो कुल पदों का योग हो गया बटे कुल पदों की संख्या। तो वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, VI की वैल्यू 0 प्लस VF यानी V अपॉन 2, सॉल्व इट, B में 0 जोड़ोगे तो B ही होगा, बटे 2, यानी जो B एवरेज की वैल्यू है, औसत विभव की जो वैल्यू है वो V/2 होगी। कितना होगा, V/2, और हम मान लेंगे कि इसी विभव पर सभी आवेशों को दिया गया, इसी विभव पर सभी आवेशों को दिया गया, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर अगला स्टेप। इसलिए W = Q × V एवरेज की जगह पर V/2, तो कांस्टेंट को आगे लिख लेंगे, हर में 2, अंश में 1 ले लेंगे, Q × B, ये बचा, ठीक है। लिखेंगे परिभाषा अनुसार परिभाषा के अकॉर्डिंग किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य ही क्या है, उस चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो इस चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य इतना है, यानी कि परिभाषा अनुसार जो स्थितिज ऊर्जा U था वो W के बराबर होगा, वैल्यू पुट करेंगे। इसलिए U बराबर W की जगह पे हाफ Q × V, ये लिख लेंगे बेटा, इतना हो गया। दूसरी चीज, बट हम सभी जानते हैं बेटा V = क्या होता है, तो आप जानते हो C = Q/B, तो यहाँ से V = B को इधर लाएंगे, C को उधर भेज देंगे, तो V = Q/C, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। इसलिए Q बराबर हाफ Q × B की जगह पे Q/C, बटे 1 कर दो, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर, यानी कि यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, इसलिए क्यों का एक दूसरा फार्मूला, हाफ अंश का गुणा अंश में, क्यू का क्यू में होगा Q² बटे C का 1 में C, तो हाफ Q²/C, दूसरा फार्मूला मिल गया। तीसरा भी बना लेते हैं, आसानी के लिए आपको तीसरा वाला याद रखना है, हम सभी जानते हैं बेटा, परंतु Q = C भी होता है, C × B, क्योंकि क्या C = Q/B होता है, तो यहाँ से अगर हम Q के लिए सॉल्व करेंगे तो B उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, C × B ये होता है, लिख दी। इसलिए U = यहाँ पे हाफ, ठीक है, Q का स्क्वायर है तो C का भी स्क्वायर, B का भी स्क्वायर, C² × B² बटे C, एक C से इसका वर्ग कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बेटा U = हाफ, और यहाँ पे क्या बचा, C × V²। तो ये याद करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आप पहले से गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ mv² रट के रखते हो, तो K बराबर हाफ mv², U बराबर हाफ CV², ऐसे याद करें। बात समझ में आ रही। अगर C फैराड में है, V वोल्ट में है, तो U का जो मात्रक होगा बेटा वो जूल में होगा, ये इसका मात्रक होगा।